नमस्कार। चर्चा में है फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि चर्चा में है, मैं हर बार आपको ये बताता हूं कि हम उन विषयों को लेकर आते हैं जिनकी चर्चा हो रही है, जो कि स्तर कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हो रही है, राज्य में उसकी चर्चा हो रही है, गली मोहल्लों में उसकी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर वो एक विषय बना हुआ है जिस पर बातचीत की जा रही है। तो अब चूंकि एक बड़ा विषय है, बड़ा विषय यह है जो कि पहली चर्चा का विषय मैं लेता हूं। बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि इस पर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, साथ ही आम लोगों के बीच भी एक कौतूहल का यह विषय बना हुआ है। और वह विषय है एक देश और एक चुनाव। मतलब कि जो भी चुनाव होंगे देश में एक साथ होंगे। जैसा कि पहले भी इस विषय में तर्क दिया जा चुका है। तर्क ये रहा है कि समय की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है, जो श्रम है उसकी हानि होती है, जो आचार संहिता लगती है उसकी वजह से बार बार काम रोकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर विकास के कार्यों में भी बाधा पहुंचती है। ऐसे बहुत से तर्क दिए गए थे। तो अब जब इस दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार, बढ़ने के बाद कैबिनेट में यह विषय आया, अब जब आगे की एक आगे रोड मैप तैयार करना है, इसे एक मूर्त रूप देना है, कुल मिलाकर उसके लिए बहुत से ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो करने होंगे। ऐसे प्रावधान करने होंगे ताकि इसे कानून बनाया जा सके, इसे नियम बनाया जा सके, संविधान में इसे दर्ज किया जा सके। कुल मिलाकर यह एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी। हालांकि इस प्रक्रिया से गुजरना होगा अगर यह कानून लेकर आना है, यह व्यवस्था अगर लेकर आनी है। तो अभी जो बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप सभी जानते भी हैं कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी सुझाव देने के लिए। उन्होंने एक विस्तृत सुझाव कहा जाए दिया था, सुझाव कहिए, और बहुत से ऐसे बिंदु तथ्य रखे थे, विश्लेषण भी था उसमें कि कैसे ये संभव हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये संभव हो सकता है। इस पर ही सरकार आगे बढ़ी है। तो देखिए, इसमें अभी जो मूल रूप से जो बातें आ रही हैं वो ये हैं कि इसमें तीन प्रकार के संशोधन पहले बहुत आवश्यक होंगे। क्योंकि जब ये आपको कानून लागू करना है, सरकारों को इसे जब लागू करना है, तो इसके लिए एक संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी, अमेंडमेंट्स भी चाहिए, जिसके जरिए इसे माध्यम से इसे कानून बनाया जा सके। तो इसमें तीन स्तर बताए जा रहे हैं, तीन इसके खंड बताए जा रहे हैं। क्योंकि ये भी एक तथ्य है कि अगर इसे लागू करना है तो 50%, देश की 50% विधानसभाएं हैं, उनसे इसे पास करना होगा। मतलब उन राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। उसके बाद भी सदन में जो बहुमत का आंकड़ा होता है, किस प्रकार के बहुमत की बात होगी, जो कहा जाए 2/3 बहुमत की बात, या फिर ये व्यवस्थाएं भी आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मुख्य रूप से है, ये जो बताया जा रहा है, इसमें लोकसभा की अवधि के विघटन के लिए, मतलब आपको जब लोकसभा की अवधि समाप्त हो रही है, कुछ राज्यसभाएं इसी समय चुनी गई हैं, जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं अभी अभी चुनी गई हैं। तो एक ऐसा कौन सा कार्यकाल तय किया जाए कि ये भी ना हो कि अभी जो निर्वाचित सरकार जो तुरंत आई है उसे भी विघटित करना पड़े, और जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। तो ये दो विषय हैं। तो इसलिए इस विधेयक में विघटन से जुड़े नियम शामिल किए जाएंगे। अनुच्छेद 327 में बदलाव किया जाएगा। अनुच्छेद 327 क्या कहता है कि चुनाव जब होंगे तो उसकी नीति क्या होगी, मतलब इसमें जोड़ना होगा एक साथ चुनाव। अनुच्छेद 327 में आपको जोड़ना होगा एक साथ चुनाव, और जब यह शब्द जुड़ जाएगा उसके बाद इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। लेकिन पहली व्यवस्था ये करनी होगी। जैसा मैंने कहा, दूसरी बात जो होगी कि राज्य की विधानसभाओं से, 50% विधानसभाओं से इसकी अनुमति लेनी होगी, इसकी सहमति लेनी होगी। कुल मिलाकर जब वो इस पर समर्थन देते हैं उसके बाद ये एक विषय और होगा जो आगे बढ़ेगा, और चुनाव आयोग फिर इसके लिए मतदाता सूची तैयार करेगा। क्योंकि ये मामला एक दो स्तरों पर जुड़ा हुआ है। एक राज्य के स्तर पर है, जहां पर कि राज्य का अपना चुनाव आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग होता है, और एक जो होता है केंद्र में जो चुनाव आयोग होता है वो दूसरा होता है। तो दोनों की अलग अलग एक प्रकार की भूमिका भी देखी गई है। हालांकि कुल मिलाकर काम वही करना होता है, मतदाता सूची का एक प्रकाशन करना होगा। कुल मिलाकर जब एक साथ ये चुनाव होंगे, पहले जैसा मैंने कहा कि उसमें एक साथ चुनाव ये शब्द जोड़ना होगा। दूसरे बात 50% विधानसभाओं का समर्थन लेना होगा,
और एक बात जो बड़ी है, जिस पर कि मैं विशेषज्ञों से भी बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं ये अलग अलग संस्थाएं हैं, ऐसा बताया जा रहा था। और जो राज्य चुनाव आयोग हैं वो उनके साथ जो विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन उसमें मूल रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव, पालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ये स्तर के, ये जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं ये इसके साथ जुड़े होते हैं। लोकसभा और विधानसभा में एक साथ नगरीय निकायों के चुनाव कराने का भी प्रावधान करना होगा। तो कुल मिलाकर इन सारी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। मूल रूप से अभी जो प्रारंभिक स्थिति सामने आ रही है, जो दिखाई दे रही है, हालांकि कानूनविद जो हैं, जो संविधानविद हैं, विशेषज्ञ हैं, वो और भी इस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन जैसा हमने शुरुआती जब ये चर्चा का विषय बना था तब ये माना जा रहा था, बताया जा रहा था, शायद ये हो सकता है कि आने वाले प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 2029 शायद वह वर्ष होगा जब ये नीति, ये नई नीति लागू की जाए, एक साथ देश में चुनाव हो, एक देश एक चुनाव का ये मामला। तो ठीक है, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ा विषय है चर्चा का। दूसरा विषय लेते हैं, ये राजनीति से ही जुड़ा विषय है, और राजनीति से जुड़ा विषय तब बड़ा हो जाता है जब इसमें बड़े नेताओं के कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं, बयान कहिए कि कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जब उस पर चर्चा हो, उस पर वाद विवाद हो, या फिर कुछ मिला के ऐसी स्थिति बन जाए कि कहा जाए भाई ये क्या कहा आपने, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकालें। हालांकि पार्टियां अपने हिसाब से हर किसी वक्तव्य का अर्थ निकालती हैं, यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो चूँकि वो उस समय मंच पर थे और बताया जा रहा है उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद थोड़ी बेहोशी आई। हालांकि उसके बाद वो ठीक हो गए। ठीक होकर जब वो फिर से बैठे तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 83 साल का हो चुका हूँ, निश्चित रूप से अपनी उम्र बताई, जो स्वास्थ्य खराब हुआ, जो उनकी स्थिति हुई उस पर उन्होंने कहा, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, जब तक मोदी को नहीं हटा देते तब तक मैं जिंदा रहूँगा। उन्होंने इस प्रकार की बात कही। अब उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई है, इस पर प्रतिक्रिया आनी, बिल्कुल जैसा कि राजनीति में होता है, प्रतिक्रिया तो आएगी ही। प्रतिक्रिया आई भी, प्रतिक्रिया आई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जो अमित शाह हैं उन्होंने इस पर एक बयान दिया, कहे कि एक जवाब दिया, एक पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं वो आपको बताता हूं जो उन्होंने कहा कि खड़गे की इस बयान पे उन्होंने कहा कि खड़गे के शब्दों को अपमानजनक बताया उन्होंने, और कहा उनकी बातें जो होती हैं, उनकी पार्टी की जो बातें होती हैं वो ऐसी ही शर्मनाक होती हैं। कुल मिलाकर उनके इस दिए गए बयान को उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है। उन्होंने साथ ये भी जोड़ा कि उनके द्वारा और पार्टी के द्वारा जो भी बयान दिए जाते हैं वो ऐसे ही शर्मनाक होते हैं। अमित शाह ने पोस्ट पर जो लिखा, एक्स पर जो लिखा, उस पर लिखा कि खड़गे की कड़वाहट दिखती है, उन्हें मोदी से कितनी नफरत है। मतलब ये इस तरीके से जवाब देने जा रहे हैं कि जो मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोलने की बात करते हैं उनके मन में कितनी नफरत है। उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और उनकी सरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती। शाह ने खड़गे के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि पीएम मोदी प्रार्थना करते हैं खड़गे दीर्घायु हों और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। मतलब कुल मिलाकर एक कटाक्ष किया एक्स पर, जो पोस्ट लिखा, तो ये कहा कि मोहब्बत की आप बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन नफरत कितनी भरी हुई है कि आप इस प्रकार के बयान देते हैं कि जिंदा रहने का मकसद क्या है आपका, ये आप बता रहे हैं कि जब तक मोदी को न हटा दें तब तक वो जिंदा रहेंगे। तो इस प्रकार के बयान को ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हालांकि उसके बाद बात यही नहीं थमती। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से फ़ोन पर बात की, उनका कुशल क्षेम पूछा, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस अध्यक्ष जब रैली में जब उन्हें इस प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ा था तो उन्होंने फ़ोन कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन कर
उनका हाल चाल जाना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कुल मिलाकर इसके दो पहलू दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर कहें कि जिस तरीके से भाजपा ने इसे लिया और इसका जिस तरीके से जवाब दिया, दो तरीके से जवाब दिया। एक जवाब दिया अमित शाह ने एक्स पर जो लिखा, नफरत वाली बात कही, और दूसरी ओर एक सौजन्य और एक कहा जाए कि संजीदा होने का एक प्रमाण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने फ़ोन कर ये जानने की कोशिश की कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका कुशल क्षेम जाना और उन्हें स्वस्थ होने की उनकी कामना की। कुल मिलाकर अपनी एक प्रकार से संवेदना दिखाई, कही कि आपका बयान जैसा भी हो लेकिन हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। कुल मिलाकर ये एक प्रकार का संदेश था जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, और अब देखिए हो सकता है आने वाले दिनों में इसके कुछ भी अलग रूप देखने को मिले। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब अगली हम खबर लेते हैं कि जो एक बड़ा विषय बना हुआ है चर्बी वाले लड्डू, जो तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद सामने आया था। खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया था और कहा था कि वहाँ जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं, जो देश विदेश से आते हैं, बड़ी कामना के साथ आते हैं, श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, पवित्रता के साथ आते हैं, लेकिन उन्हें चर्बी मिले लड्डू दिए जा रहे हैं। ये खुलासा हुआ था, उसके बाद इस पर राजनीति बढ़ी थी। हालांकि उसके बाद विपक्ष ने जब उस समय तत्कालीन सरकार पर जो उन्होंने आरोप लगाया था, तो उस समय की जो सरकार थी वायरस, उसने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी गए। हालांकि सभी ने एक स्वर में कहा, सभी ने यही बात की कुल मिलाकर कि श्रद्धा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भावनाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर पवित्रता से कोई किसी प्रकार का नहीं, पवित्रता अगर जहाँ पर है तो पवित्रता का ध्यान सभी को रखना चाहिए और पवित्रता का कोई विकल्प नहीं होता। इस पर ही कोर्ट ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक विषयों को, धार्मिक भावनाओं को राजनीति का विषय ना बनाएं, ये कहा गया है। कोर्ट ने एक भी बात कही है कि मीडिया में उस मुद्दे को क्यों उठाया, ये बात भी हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि पिछली सरकार इसकी जिम्मेदार है। हालांकि इस पूरे मामले में जो लड्डू का विवाद सामने आया है, उसमें लैब रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि इसमें चर्बी की मिलावट की गई है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी और उन्होंने कहा था कि धार्मिक मामलों को, धार्मिक भावनाओं को सम्मान देना चाहिए और इस तरीके से मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए। मतलब बीजेपी के ही एक नेता ने ये नसीहत दे दी कि इस प्रकार के मामले आप पब्लिक डोमेन में ना ले जाएं। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है, तो क्या ये सही है कि जनता इस विषय में ना जाने, राजनीति का मुद्दा ना बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए गंभीरता से मामले को लिया है और स्पष्ट कहा है कि धार्मिक आस्थाओं को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक भावनाएं हैं, उन्हें राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। कुल मिलाकर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार, निश्चित रूप से सभी का ये मानना है, सभी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, हालांकि लैब रिपोर्ट में तो यही बताया गया कि ऐसा हुआ है, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा विषय यह भी है कि अगर ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था अगर बनाई जाती है तो उसे कैसे एक प्रूफ किया जाए, एक इस व्यवस्था को कैसे एक कवच में रखा जाए, ऐसे कैसे उसे संरक्षित किया जाए कि फिर इस पे सेंध ना लगे और फिर इस प्रकार की बातें सामने ना आए। ये एक विषय। दूसरा विषय ये कि और भी जो आस्था के बड़े केंद्र हैं देश में, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या ऐसा कुछ हो रहा है, इसकी भी जांच कराई जाए और इसमें भी एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए। कुल मिलाकर ये होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ आस्थाओं से खिलवाड़ के लिए कोई ऐसा ना कर जाए। ये व्यवस्था बनानी होगी और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जो दोषी हैं उन्हें ऐसा दंड
देना होगा, जो मैं बात कर रहा था बहुत से जानकारों से, विशेषज्ञों से, कि एक ऐसा दंड मिलना चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई करने से, किसी की भावनाओं से, किसी की पवित्रता से, किसी की श्रद्धा से खिलवाड़ करने में उसे 10 बार सोचना हो। तो ये दूसरी बात थी जिस पर कि चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है और इस फिर जांच के बाद जब जांच हो जाएगी तब स्पष्ट होगा कि कहाँ क्या कैसे हुआ था। एक बड़ी खबर है, जैसा कि मैं देख भी रहा था, पोस्ट पर भी देख रहा था, मैं बाकी और भी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी एक खबर इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, वो भी जब मुख्यमंत्री खुद अभी दिल्ली के प्रवास पर हैं। आज वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले थे, मीटिंग्स भी थी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उनके साथ थे। उसके बाद ये तय हुआ, कुछ प्रस्ताव थी, कुछ परियोजनाओं थी छत्तीसगढ़ सरकार की जो उन्होंने रखा हुआ था और जिस पर कि केंद्रीय मंत्रालय की अनुमति आवश्यक थी। तो इस मीटिंग में, इस बैठक में इन परियोजनाओं को अनुमति दी जा चुकी है, इन परियोजनाओं पर मुहर लग चुकी है। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए के 4 ऐसे और भी परियोजनाएं काम करेंगी। ये इसलिए इस तरीके से छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए गए, एक मुहर लगी। कारण ये था कि जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहा था, विशाखापट्टनम का प्रोजेक्ट था, उसे रिकॉर्ड समय में, रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच जो पहले फेज का जो प्रोजेक्ट था, उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकॉर्ड 4 महीने में पूरा कर लिया, रिकॉर्ड 4 महीने में पूरा कर लिया, जो कि बड़ी बात थी। और इस उपलब्धि के लिए खुद नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि अगर इस गति से, इस निष्ठा से, कर्मठता से और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस से अगर काम किया जाए तो योजनाएं बहुत सी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आप काम कीजिए ऐसी निष्ठा और ऐसी लगन के साथ। तो 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसकी विस्तृत परियोजना जो है वो तैयार की जाएगी और ये पैसे जो हैं एक तरीके से सहमति मिल गई है कि छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। तो यहाँ पर बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए और जो परिवहन सुविधाएं हैं उन्हें और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए, उन्हें ज़्यादा सुगम बनाने के लिए, उन्हें और भी अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे थे, जिस पर कि छत्तीसगढ़ को सफलता मिली है। क्योंकि निश्चित रूप से जब सड़कों का विकास होता है, सड़कों का ऐसा एक जाल बनता है, नेटवर्क बनता है, आवागमन की सुविधा होती है, परिवहन की सुविधा होती है, तो ये विकास का एक बड़ा पैमाना होता है। या फिर जो सरकार विकास की दिशा में आगे, विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, तो विकास के लिए ये जो एक मानक होता है ये बड़ा काम करता है। मानिए कि अगर ये सुविधाएं हैं तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है और यही छत्तीसगढ़ अब देख रहा है, आगे इस दिशा में देख रहा है और यही कोशिश है कि ये सारी परियोजनाएं भी शीघ्र पूरी हो जाएं ताकि विकास को गति मिले और इससे जुड़े अलग अलग और भी जो डायमेंशंस है, इससे जुड़े और भी जो योजनाएं हैं उन्हें उसके बाद शामिल किया जाए इसमें और उसे भी पूरा किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। तो ये कुछ विषय थे जिसे मैंने चर्चा में लिया है। आगे भी कुछ ऐसे विषय आएंगे जिस पर हम बात करेंगे, आपके साथ उसे साझा करेंगे और बताएंगे ये विषय चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भाईचारा चाहिए, शांति चाहिए और एक उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ठीक से शासन करो, हम आपके साथ हैं। प्रतिपक्ष में आप अच्छा करोगे तो आपके साथ चलेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो इसी तरीके से हम लोग हड़ताल भी करेंगे, पद यात्रा भी करेंगे। क्या विधानसभा में भी इन सभी मुद्दों को जो इनके द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा अभी मिलेगा, हम सभी मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे।